नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। 19 फरवरी का एक हमने वीडियो बनाया था क्वेश्चन आंसर सेशन का, और उसमें हमने ये कहा था कि एक कंपनी जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में है, जिसका नाम है एजीएस ट्रांसेक्ट, उसके बारे में हमने ये बताया था कि वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि कई जगह उसके ऑपरेशंस जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स में उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे सके, और इसीलिए जो जिन बैंक्स के लिए वो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज करती है, वो बैंक भी उससे पिंड छुड़ा रहे हैं, अपना नाता तोड़ रहे हैं, और सीएमएस इन्फोसिस्टम टाइप की कंपनीज को वो अपना कैश मैनेजमेंट का नया ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस संबंध में हमने ये आपको चेताया था कि आप कृपया करके ये एजीएस ट्रांजेक्ट को भूल कर भी लेने की चेष्टा ना करें। कंपनी दिवालिया हो सकती है, और वही एक डेवलपमेंट 1 मार्च को कंपनी में हो गया। कंपनी का एक क्रेडिटर था, ऑपरेशनल क्रेडिटर, मैक्सवेल एयरकॉन इंडिया। तो ये जो है, ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एजीएस ट्रांजेक्ट का ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या हुआ? यदि कोई वेंडर हुआ, यानी इसको, ये जो कंपनी है मैक्सवेल एयरकॉन, इन्होंने कोई सर्विस या कोई माल एजीएस ट्रांजेक्ट को सप्लाई किया होगा, और एजीएस ट्रांजेक्ट की, जैसे हमने बताया, लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब है, ऑपरेशंस हो नहीं रहे हैं, और बाकी कंपनियों से एजीएस ट्रांजेक्ट के मुताबिक कि जिनके लिए इन्होंने सर्विसेज दी, तो उनसे भी पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी की कुल मिला के हालत ख़राब है। तो ये जो मैक्सवेल एयरकॉन इंडिया है, इन्होंने कोई इनको माल सप्लाई किया होगा, या फिर इनको कोई सर्विस दी होगी, उसका पैसा अभी तक इनको मिला नहीं है। ये जो मैक्सवेल एयरकॉन है, इन्होंने सारे अपनी प्रयास कर लिए, फिर भी पैसा नहीं आया, तो ये अल्टीमेटली जाकर इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की मुंबई ब्रांच में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि साहब, इस कंपनी को यानी एजीएस ट्रांजेक्ट को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। और अगर ये स्वीकार हो जाती है एप्लीकेशन, तो जो कंपनी को दिवालिया घोषित करने की, यानी एजीएस ट्रांजेक्ट को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरा जो आपको कहने, इस सब बात बताने का मतलब ये है कि अब भी मैं आपको ये चेता रहा हूँ कि अगर आपके या आपके आसपास किसी के कोई इस शेयर को लेने की चेष्टा करे, तो आप बिल्कुल भी उसको ये सारे डेवलपमेंट्स बताकर चेता दें कि भूल कर भी इस शेयर को नहीं लेना, ज़ीरो हो जाना है ये शेयर। इसमें ना ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, ना कुछ करने की कोशिश करें, लगातार लोअर सर्किट है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक ये कंपनियाँ दिवालिया हो जाएगी। तो हम आपको ये सब जो चेता रहे हैं, इसके ऊपर कृपया आप ध्यान रखें, और ऐसे कच्चे शेयरों में बिल्कुल भी डील ना करें। इससे बढ़िया आप एफडी करा दें। ठीक है, मैं आपको ख़रीद फरोख्त की राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऐसे शेयरों से दूर रहें, उसमें आपका हित है। ठीक है, अब दूसरा डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ, और इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन भी वसुधैव धारा जी ने पूछा था। वो पूछते हैं ये जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसके बारे में भी हमने एक 27 फरवरी को वीडियो बनाया था। हमने ये कहा था कि हमने जेंसोल इंजीनियरिंग का नाम नहीं लिया, हमने ये कहा था कि सोलर पावर में सरकार कुछ जो सिलिकॉन बनाते हैं या सोलर सेल बनाने की जो कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी के लिए स्कीम ला रही है। वो अभी फाइलों में ही है, वो शायद जब घोषित होगी तब घोषित होगी, लेकिन हमने ये कहा था कि आप ये जो सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियों में मत घुस जाना, अगर वो न्यूज़ आ जाए तो, जिसमें सिलिकॉन यानी सोलर सेल के लिए की बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी है, सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी नहीं है। मैं ये आपको उस टाइम बताया था। तो उस टाइम मैंने ये इंडिकेट भी किया था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हवा में चल रही हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और उनके शेयर के प्राइस भगवान जाने क्यों चढ़ रहे हैं,
क्या मीडिया में हाइप चलाई जा रही है, कौन ऑपरेटर उनको ऑपरेट कर रहा है और कौन कौन उसमें मिला हुआ पता नहीं। तो आज जो है जो खबर आई है उससे मेरी उस बात की पुष्टि हो जाती है। जेंसोल में क्या हो रहा है कि एक रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसने इसके ऊपर जो कर्ज है उसको डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में डाल दिया है। अब ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 13 फरवरी को इनके जैसे रिजल्ट आते हैं तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए और 13 फरवरी को एक कॉन कॉल जेंसोल वालों ने की और उसमें इन्होंने ये बताया कि साहब हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो है ना बहुत अच्छी है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट पैसा है। आपको डेली काम काज जब आप करते हैं, आपकी मान लीजिए कोई भी दुकान है, उसमें आपको माल परचेज़ करने के लिए आपको पैसा चाहिए, डेली नौकरों को देने के लिए, बिजली पानी का खर्चा करने के लिए, तो आपको पैसा कैश तो आपको वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं वो आपको रेगुलरली चाहिए। तो इन्होंने ये कहा किसी क्वेश्चन के जवाब में कि हमारे पास 250 करोड़ की लिक्विडिटी है हमारी बुक्स में और हमने बैंकों से लिमिट भी ले रखी है, जिसको ओडी लिमिट कहते, तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारी हमने लिमिट भी ले रखी है। इसके अलावा जो ये कर्ज़ा लेते हैं, यानी कोई भी कंपनी जब कर्ज़ा लेती है तो ये आवश्यक है कि एक रेपुटेड रेटिंग एजेंसी से उस कर्ज़े के बारे में, उस कंपनी के बारे में एक रेटिंग दिलवाई जाए। तो जेंसोल ने कर्ज़ा लिया तो जेंसोल ने भी रेटिंग करवाई और रेटिंग करवाने के बाद एक कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी रेगुलरली उस कर्ज़े के बारे में अपडेट देगी किसको, रेटिंग एजेंसी को, ताकि रेटिंग एजेंसी ये समझ सके क्योंकि उसने रेटिंग दी है। तो लेकिन रेटिंग वन टाइम एक्शन नहीं है, तो कंपनी को जो कर्ज़ा ले रही उसको अपने कर्ज़े के बारे में और या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डेली हर महीने एक अपडेट देना पड़ता है रेटिंग एजेंसी को, ताकि रेटिंग एजेंसी ये समझ ले कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, जब तक वो उधार चुक नहीं जाता तब तक। तो साहब ये हर महीने ये जेंसोल वाले क्या रिपोर्ट भेज रहे थे कि साहब हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अब क्या हुआ, ये जो रेटिंग एजेंसी है इनको ये कहीं से पता लगा कि साहब इन्होंने तो पैसे का, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का भुगतान ही नहीं किया और ये झूठे कागज़ दे रहे हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी है। झूठे कागज़ इस जेंसोल वालों ने बैंकों को दे दिए, रेटिंग एजेंसी को दे दिए कि हम तो टाइमली अपने कर्जे का और प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। देखिए ये इतनी बड़ी कॉरपोरेट गवर्नेंस का फ्रॉड है कि ऐसा कोई भी एक्शन होते ही कंपनी से बिल्कुल विश्वास उठ जाता है। आप ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मैं एक क्वेश्चन हमारे पास एक दर्शक ने पूछा हुआ है कि कोई भी शेयर लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, वो मुझे समय नहीं मिल रहा है, मैं उसको बड़ा अच्छे से काफ़ी टाइम लेके डील करना चाहता हूँ। उसमें से पहला पैरामीटर है ना, वो है प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी। अगर आप झूठे कागज़ देंगे, हम तो कागज़ों के बेसिस पे ही तो डिसाइड करते हैं, हम थोड़ी, जो एक आम शेयर होल्डर है वो कोई अंदर जाके थोड़ी देखता है कंपनी में कि क्या हो रहा है, वो तो बेचारा कागज़ जो आता है वो देखता है कि भाई आपने जो कागज़, हाँ भाई सब सही है, आप जो कॉन कॉल में बोल रहे हो हाँ भाई सब सही है। अरे भाई कॉन कॉल में अगर आपने झूठ बोल दिया तो अंदर क्या हो रहा है ये हमें कैसे पता लगने वाला है? इसका मतलब आप झूठे हो, इसका मतलब आपको कंपनी चलाने की तरीका नहीं है आपको। फिर आपके ऑर्डर बुक कुछ भी हो, अगर जैसे मान लीजिए आप आपके परिवार में किसी कन्या के लिए या आपके दोस्त की या किसी दोस्त की बहन या दोस्त की बेटी के लिए एक वर देखने गए और वो वर जो है ना उससे आप मिले, आप उससे, और उससे आपने पूछा भाई तुम्हारी तनख्वाह क्या है, कि मेरी तनख्वाह तो 1 लाख रुपए महीना है। बाद में उसको पता लगे वो तो नौकरी नहीं करता है। फिर वो चाहे उसकी नौकरी लग भी जाए ना, है ना, और वो खूब कहे कि नहीं साहब मेरी नौकरी लगी मैंने ऐसे, तो इसका वो आप तब भी उससे शादी नहीं करेंगे। ये करते हैं ना हम लोग, ये डेली लाइफ में ऐसा होता है ना। आप क्या कहते हो झूठा है, पता नहीं अब क्या झूठ बोलेगा, कौन सी नौकरी कौन सी लगी है बता क्या रहा है। और नौकरी का वेरिफिकेशन तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन आदमी की जो इमेज खराब हो जाती है ना, पता नहीं लड़की के साथ क्या करेगा ये, वही स्थिति है, वही स्थिति यहाँ हो रही है।
आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से झूठ बोल दिया, हमारी तो कोई बात नहीं, आम शेयर होल्डर की तो कोई बात नहीं, रिटेलर के पास तो 150, 200, 250 शेयर होते हैं। आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से झूठ बोल दिया और आपने कॉन कॉल में एनालिस्ट से झूठ बोल दिया कि मेरे पास जो है सफिशिएंट लिक्विडिटी और मैंने तो ओडी भी ले रखी है वर्किंग कैपिटल की, और आपके पास कुछ नहीं है। अब आप देखिए 19 फरवरी को इनके जो प्रमोटर हैं अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने 2,15,000 शेयर 533 के भाव में बेचे, ठीक है, ओपन मार्केट में, और उससे इन्होंने 11.46 यानी 11 करोड़ 46 लाख रुपए इन्होंने रेज किए। और इन्होंने फिर जो स्टेटमेंट दिया वो बेचने के बाद ये दिया कि साहब पीएफसी और आरईसी के पास, पीएफसी और इरेडा के पास हमारे जो है ना शेयर प्लेज्ड हैं, और वो शेयर प्लेज के कारण हम ये चाहते हैं कि उनको प्लेज से छुड़ा लें। तो साहब ये इसलिए 11, ये जो हमने 2,15,000 शेयर बेचे ना, वो इसलिए बेचे। अब जिसको आप प्लेज करते हो, ठीक है, वो पूरा पैसा तो देते नहीं। आप 100 रुपये का शेयर आपने प्लेज कर दिया, आज का भाव 100 रुपये उसका, तो अब उसका पहली बात तो वो जो लोन देने वाला है वो देगा ही 50 रुपये, और जैसे ही उस शेयर का भाव, मतलब आपने 50 रुपये कर्जा दिया, अब जैसे ही उसका 60 आता है ना, उसका 60 या 70 उसका भाव हो जाता है 100 से घट के, तो वो उसको कहने लग जाता है भाई तू और पैसे रख, इसमें 30 रुपये और डाल, ताकि ये 100 रुपये हो पूरा कोलेट्रल, और नहीं डाला ना तूने तो मैं इस शेयर को बेच दूंगा, क्योंकि मेरे को तो मेरे 50 रुपये और ब्याज वसूल करना है, दिया 50 ही है ना उसने। ऐसी स्थिति इनके साथ हुई होगी, तो इन्होंने मजबूरन अपने ये उन शेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2,15,000 शेयर उन्होंने ओपन मार्केट में 533 रुपये के भाव बेचे। अब दूसरी और सुनिए आप, इनका लगातार प्लेज जो है ना वो बढ़ रहा है, प्रमोटर प्लेज किए जा रहा है क्या एडिशनल, या तो मेरे से ये शेयर, या तो आप एडिशनल कोलेट्रल ले आओ या इनको छुड़ा लो, यही तो कोई लेंडर बोलेगा। अब ये क्या हो रहा है, प्रमोटर का प्लेज जो है सितंबर 2024 में तो 79.8 था, और फरवरी 2025 में 5 महीने बाद ये 85.5 हो जाता है। अब आप हाल देखिए कंपनी का, और उस पर झूठ बोल रहे हैं ये कि साहब मैंने तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया और मेरी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अब 7,000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है, और ठीक है ऑर्डर बुक, बट एग्जीक्यूशन कहाँ से करोगे? वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा तो चाहिए, वो तो जो अगला वाला जो देगा उससे एडवांस पैसा नहीं ले सकते आप, और लेगा भी तो 10-20% लेगा, जब पूरा करके दोगे तभी तो पैसा लेगा। तो एक मैं आपको कह रहा हूँ, ये 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आप भूल जाइए अगर आप इस चीज़ के चक्कर में हैं तो। ये कंपनी सीरियस ट्रबल में है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी घुसने की कोशिश मत करना आप। फिर इसमें दिसंबर 2024 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 62.66% प्रमोटर का है। अब उसमें से उन्होंने 2,15,000 शेयर बेच दिए थे, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं ये फरवरी में इन्होंने बेचे, और मैं आपको दिसंबर का डेटा बता रहा हूँ। 62.66% इनके प्रमोटर के पास शेयर थे, उसमें 85.5% प्लेज हो गया था फरवरी तक, ठीक है। अब 1.37% एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर, वो भी हमने आपको वीडियो बनाया था हमने HLE ग्लास कोट वाले में, जिसमें हमारे एक दर्शक ने ये बताया था कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर है ना, इनके पास वो HLE ग्लास कोट के भी शेयर थे 4-4.5%। तो हमें समझ में नहीं आया था, तो हमारे दर्शक ने कहा कि ये एक कोई टिबरेवाल साहब हैं, वो मैनिपुलेटर हैं स्मॉल कैप्स में। तो उनके ये जो गड़बड़ी की आशंका के कारण एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको पकड़ा और उनके सारे शेयर जब्त किए। तो उनके पास भी ये 1.37% मेरे हिसाब से उन्हीं के पास होनी चाहिए, मैंने कंफर्म नहीं किया अभी। लेकिन क्योंकि ये भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर के पास हैं, और उसमें भी वो 3.5-4% HLE ग्लास कोट के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर के पास थे, इसलिए मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि 1.37% जो है ना, ये भी उन टिबरेवाल साहब के होंगे। इसका मतलब इसमें भी पूरा घालमेल मैनिपुलेशन ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। अब आप सुनिए, हमारी पब्लिक का हाल देखिए। पब्लिक के पास 35.34 यानी 35.34% हो गया। बड़ी दुख की बात है। सितंबर 2023 में कुल 20,400 शेयर होल्डर थे,
और दिसंबर 2024 में यानी 1 साल 3 महीने के अंदर अंदर 1.25 साल में 20,400 से बढ़ के वे 84,000 हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा रिटेलर जो है ना वो ऐसे फंसाया जाता है। आप इसमें कौन सी ऐसी बात है, प्रमोटर झूठ बोल रहा है, प्रमोटर के प्लेज है, प्लेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक मैनिपुलेटर पकड़ा गया है, उसके 1.37% जो है ना वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज कर दिए हैं, और हमारा रिटेलर जो है ना इसमें जैसे जैसे नीचे गिर रहा है ना भाव, वैसे वैसे एवरेज कर रहा है। आप में से बहुत लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें लॉस है, मैं क्या करूं। देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इस बारे में ऑथोराइज नहीं हूं। ये निर्णय आपको करना है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन बता रहा हूं, आपको रेड फ्लैग दिखा रहा हूं मैं आपको। मेरे को आप एक गाइड की तरह मानिए, उसके रेफरेंस से आप थोड़ा सा अध्ययन और करके ये पता कीजिए कि और ये निर्णय कीजिए कि मुझे इस बारे में अब क्या करना है। मैं आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता। मैं मेरे बारे में निर्णय ले सकता हूं, किसी के भी बारे में मैं निर्णय नहीं ले सकता, आप लोगों के किसी के भी बारे में। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। और अब अगर इस कंपनी की स्थिति जब तक नहीं सुधरे, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इसको हरी झंडी नहीं दे दें और कंपनी के फाइनेंसेस में सुधार नहीं आए, तब तक इसकी तरफ देखना ही नहीं है, चाहे यहाँ से ये 10 गुना हो जाए। ये मेरी एक छोटी सी सलाह है आपको है। मैं लेने की और बेचने की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं लेने की बात तो आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि कंपनी में मुझे कॉरपोरेट फ्रॉड नज़र आता है। और अगर इसकी लिक्विडिटी पोजीशन सुधरी नहीं तो ये कंपनी का हाल भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको कैसा भी माने, लेकिन इसका भी एजीएस ट्रांजैक्ट की तरह हाल हो सकता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। और ये गड़बड़ और हो गई कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप किसी भ्रम में मत रहिए। आशा है मैं अपनी बात आपको कन्वे कर पाया होऊंगा। आप बड़े अलर्ट रहिए इस मामले में। तो वसुधैव धारा जी, आशा है आपको जवाब मिल गया होगा। फिर हिमांशु एस देसाई जो है ना, ये विरिंची लिमिटेड के बारे में पूछते हैं। अब देखिए, ये देसाई साहब जो है ना, पता नहीं कौन से शेयर में फंसे हुए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया शेयर बाजार में अवेलेबल हैं, ये क्यों आप विरिंची शेयर के पीछे जा रहे हैं। अब आप देखिए, इसका मार्केट कैप है ना वो मात्र 256 करोड़ का है। इसमें आरओई कितना है, 3% का आरओई। करती क्या है, ये साहब कोई आईटी सर्विसेज में है और मेजर काम इनका आईटी। अब आईटी सर्विसेज में होके 3% का आरओई, तो कर क्या रहे हो अजी देसाई साहब। आपको ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये नहीं समझ में आई क्या? आप और कुछ नहीं हो तो टीसीएस लेके डाल लेते भाई। ये जो विरिंची से तो मच बेटर है, वो कम से कम पैसा तो खराब नहीं होगा। कितना मार्केट है, 256 करोड़, 3% आरओई, और इक्विटी का 2/3 डेट है, यानी हर 100 रुपये पे 66 रुपीज़ उनके ऊपर कर्जा है। अब क्यों तो कर्जा है भाई। एक ही अच्छा पॉइंट है कि इनका जो प्रमोटर है ना वो आईआईटी चेन्नई का स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट के लाइफ में होगा वो अच्छा होगा, कोई आईटी सर्विस। फिर ये क्या कहते हैं, एक तो हमारे बिजनेस क्या है, एक तो आईटी सर्विसेज है और एक हॉस्पिटल है हैदराबाद में। अब यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप आईटी सर्विस है दे रहे हो और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में घुस रहे हो, तो इनको दोनों को अलग अलग कर दो ना। आप 2 कंपनियां अलग अलग बना दो, ताकि हम दोनों इवेल्युएट कर लें कि हॉस्पिटल का काम कैसे चल रहा है और आईटी सर्विसेज का काम कैसा चल रहा है। 2 अलग अलग कर दो ना। और देसाई साहब ऐसा क्या, आपको इस शेयर से मोहब्बत भी, प्राइस मत देखिए सर, बिजनेस मॉडल देखिए, करती क्या है कंपनी ये देखिए, पैसा कैसे कमाती ये देखिए, प्रमोटर क्या कर रहा है ये देखिए। कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस कंपनी की। तो आशा है मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप समझ पाए होंगे। भाई मेरा तो इसमें कुछ, मेरा कोई विचार है नहीं इस कंपनी में, ठीक है ना। ऐसी कंपनियां तो किलो के हिसाब से बिक रही हैं यहाँ पे। तो मतलब 5000 कंपनी में से मैंने कहा ना कुल 250 कंपनियां काम की होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ विचार किया जा सकता है। ये तो पता नहीं क्या किस तरह की कंपनी है। खैर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर 33, नाम बड़ा जोरदार है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है। तो आप वो पूछ रहे हैं कि एक्जीकॉम टेली सिस्टम की,
बारे में। तो एक्जिकॉम टेली सिस्टम जो है वो जो मोबाइल कंपनी, जो मोबाइल के अपन टावर लगते हैं ना, उसमें अपन को सप्लाई चाहिए होती है लगातार बिजली की, तो ये अडाप्टर बनाती हैं, अडाप्टर्स। तो अडाप्टर क्या होता है कि उसमें जो इनके इक्विपमेंट होता है ना टेलीकॉम टावर के, उसमें तो डीसी चाहिए होती है, यानी सेल टाइप की करंट चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जो बिजली आती है, जो पावर से, जो पावर प्लग से जो बिजली आती है वो एसी होती है। तो अडाप्टर क्या होता है कि वो एसी को सेल टाइप बिजली में, मतलब जो सेल से टाइप जो बिजली होती है ना, उस तरह की चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अगर आप तकनीकी भाषा में कहें तो उसके लिए इक्विपमेंट बनाती है, क्रिटिकल पावर इक्विपमेंट का उन्होंने नाम दिया हुआ है। अब ये धंधा तो सब धीरे धीरे, अब लिथियम आयन बैटरीज जैसे जैसे आ रही है ना, तो ये इनका ये धंधा जो है ना वो तो मंदा पड़ता जा रहा है और इनकी परफॉर्मेंस हो रही है ख़राब। अब ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस में आ रहे हैं और लगातार, अब ईवी चार्जिंग स्टेशन में क्या है, अभी तो कोई इतना पॉपुलर है नहीं हिंदुस्तान में, जगह उसमें चाहिए, फिर ईवी चार्जर बनाने वाले काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो ये कंपनी की जो है ना परफॉर्मेंस डे बाई डे गिरती जा रही है। इसमें अच्छी बात क्या है, इसकी अच्छी बात ये है कि ये मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ा एक्सपीरियंसड है, और ये जो सज्जन जो प्रमोटर है ना ये भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है, और इन्होंने, इनके जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो पहले मनोज कोहली जी, ये पहले एयरटेल के सीईओ रहे हैं। तो वो सब सही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस जो है ना वो डे बाई डे डाउन हो रहा है। सितंबर 24 में, यानी पिछले क्वार्टर में, और ये दिसंबर वाले क्वार्टर में, दोनों में ऑपरेटिंग लॉस था। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है ना अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही है, मतलब इतनी सेल भी नहीं कर रही क्योंकि उसके जो प्रॉफिट, इतनी सेल भी नहीं कर पा रही है। मतलब सेल में से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं तो नेट लॉस है, तो कोई ऑपरेटिंग लॉस में है, तो अभी तो परफॉर्मेंस मतलब अच्छी बात तो नहीं है सब। फिर क्या है कि मार्च 23 में इनकी इक्विटी थी 7 करोड़, जो सितंबर 24 में, मार्च 23 से सितंबर 24 यानी 1.5 साल में इक्विटी हो गई 121 करोड़ की, और डेट जो था ना वो मार्च 23 में 133 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 620 करोड़, यानी पैसा ही पैसा उगा रही है, डेट भी बढ़ा रही है और इक्विटी भी बढ़ा रही है। तो इक्विटी और डेट ले तो लो, लेकिन काम तो करके बताओ भाई साहब। आप छोटी सी दुकान आपने ले ली, आपने कर्जे ले लिए, आपने किसी और को एक को पार्टनर बना लिया, उससे भी पैसे ले लिए आपने, तो आप परफॉर्मेंस तो दिखाओ। वो जो पैसा फिर क्या कर रहे हो उस पैसे का, उस पैसे पर रिटर्न कहाँ है? वो रिटर्न नहीं है तो फिर क्या करूँ इस एग्जिक टेलीकॉम में अच्छे मैनेजमेंट का? जब परफॉर्मेंस आएगी ना तब बात करेंगे, अभी कुछ मेरे को दम वाली बात इसमें नज़र नहीं आती। खैर, अच्छा, जितने भी शेयरों का मैंने जिक्र किया है उसमें कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही खरीद बेच का निर्णय करें। अगर आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है, इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। आपको मेरी बातें एक रेफरेंस पॉइंट या रिसर्च करने के लिए आगे मदद करेगी, लेकिन आप मेरी बातें सुने और लोगों की भी सुने, अपना अध्ययन करें और उसके बाद शेयर की खरीद फरोख्त का निर्णय करें। केवल मेरी बातों से आप प्रभावित ना हो। दूसरी बात, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई और चीज़ जाननी है या किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फिर शिवांशु जी गुप्ता जो हैं, शिवांशु गुप्ता 8138, वो अडानी विल्मार के लिए पूछते हैं। बड़े टाइमली क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी 4 तारीख को इन्होंने एक कंपनी है जीडी फूड्स, तो जीडी फूड्स को एक्वायर किया। वो टॉप्स, जो टॉप रेमन और ये टॉप करके जो ब्रांड आता है ना टॉप्स, वो इन्होंने एक्वायर किया है। और फरवरी मार्च में या इस फाइनेंशियल ईयर में, मार्च तक, या अडानी इस ग्रुप में से, अडानी विल्मार में से ये निकल जाएंगी, ठीक है। अडानी निकल जाएगा, मतलब अडानी, और इस कंपनी का नाम भी चेंज करने का प्रस्ताव है। क्या करती है? देखिए, एफएमसीजी में है और एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, बासमती राइस,
फिर चीनी, दाल, पोहा, बेसन, इस तरह के आइटम एफएमसीजी में बनाती है अच्छी क्वालिटी का। कौन कौन से ब्रांड हैं? फॉर्च्यून है, कोहिनूर, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉप्स ब्रांड जो इन्होंने है ना, ये भी एक्वायर कर लिया है। तो बढ़िया स्ट्रेटेजी है ना, बढ़िया कंपनी है। आप अडानी के इस कंपनी से निकलने के बाद इस कंपनी की इमेज और भी इम्प्रूव होगी। और ये जो विल्मर ग्रुप है ना, ये बड़ा जाना माना ग्रुप है और काफ़ी जो इंटरनेशनल ब्रांड उसके हैं ना, वो भी इंडिया में लाएगी। तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है ना। तो ये सब तो बनाती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ना, ये कुछ केमिकल्स भी बनाती है जो फूड इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो एफएमसीजी भी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन एफएमसीजी पे इनका ज़्यादा जोर है। और जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स विल्मर वाले यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। खरीदने बेचने के शेयर के बारे में कोई राय नहीं है। एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक तीनों का जो शेयर है, तीनों की जो होल्डिंग है ना, वो अभी पिछले 3-4 महीनों में वो जो घोषणा हुई कि अडानी इसमें से एग्जिट कर रहा है, उसके बाद बढ़ी है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है शिवांशु गुप्ता जी ने ही, वरुण बेवरेजेस के बारे में। तो देखिए, एक और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब इसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं है। ये बेसिकली बॉटलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और मैन्युफैक्चरर है। क्या पेप्सी का जो है ना, ये पेप्सी का ये फ्रेंचाइज है और इनके जो हैं 36 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हैं, 12 इंटरनेशनल प्लांट्स हैं और भारत में पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। रविकांत जयपुरिया जी ने 1995 में इसको शुरू किया था और अभी इन्होंने कोई QIP किया है 7500 करोड़ रुपए का। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। 1,61,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 22% का ROE 22% का है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 17 रुपये इनके ऊपर कर्ज है। लेकिन जो PE है ना, वो 62 का है। तो देखिए, इस शेयर को खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन ऐसी जो कंपनियां होती है ना, इन कंपनीज को हमेशा गिरते हुए बाजार में आप तसल्ली करके, ऐसी कंपनियों को तसल्ली करके ही लिया जाता है। इस पर्टिकुलर कंपनी को लेने बेचने की कोई राय मेरी नहीं है। आप गिरते बाजार में थोड़े सावधान रहें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इन कंपनीज़ के बारे में कोई निर्णय करें। वैसे शिवांशु जी, मैं इसके बारे में, वरुण बेवरेजेस के बारे में एक बड़ा, जो जैसे हमारा आधे घंटे का वीडियो है ना, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी मैं आपको इसके बारे में इंटीमेशन दे दूं और उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम इसका एक आधे घंटे का जो वीडियो है ना, वो बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन, आप हमारे दर्शकों, सबसे निवेदन है कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, लेकिन देखिए हमारी एक कैपेसिटी है और हम टोटल 5 वीडियो बनाते हैं। उसमें से हम बहुत सारी कंपनियों का एनालिसिस एक साथ नहीं करते। हमने वो जो एक सिंगल कंपनी वाला जो बिज़नेस मॉडल का एनालिसिस है, वो हमने थोड़े कम कर दिए हैं। आपके क्वेश्चन आंसर हम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो आप इंतज़ार करें। आप मुझे रिमाइंडर भेजते हैं और मैं फिर आपको कहता हूं कि भाई मैंने ये सब नोट कर लिया। हमारी सब, आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आप विश्वास रखें, मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। अगर आप मुझे टाइम दे देंगे तो मैं प्रॉपरली, मैं और मेरी टीम जो है ना, वो प्रॉपर रिसर्च करके, मैं जल्दबाजी में कोई आंसर आपको देना नहीं चाहता, ठीक है। उससे ना आपका फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताता हूँ, लेकिन देखिए, आप जितना देखना चाहें उतना आप देख लें, लेकिन अगर डिटेल नहीं होगा तो ऐसे कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। मतलब आपको उस कंपनी की जो अच्छाई बुराई जो भी पता लगेगी ना, वो थोड़ा सा उसको खोल के देखने में लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा नंबर बता दूंगा या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके कार्य प्रणाली अगर उस कंपनी की बता देते हैं, और हम तो आधा घंटे से ज़्यादा लेते ही नहीं है, तो कृपया थोड़ा हमारा भी ध्यान रखें। आप प्लीज़ थोड़ा सा इतना पेशेंस रखें कि हफ्ते 10 दिन एक बार मैसेज करने के बाद, किसी शेयर के बारे में मैसेज करने के बाद हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद फिर आप हमें रिमाइंडर भेजें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।